नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो राजनीति। जिस बड़ी खबर पर आप आज राजनीति देखने जा रहे हैं वो ये है कि प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया फिर से अटक गई है। और इसलिए क्योंकि परीक्षा के 13 प्रश्नों पर आपत्ति को कोर्ट ने गंभीर माना है, जिन्हें सरकार पहले मानने को तैयार नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को यूपी के परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है, इंटरिम स्टे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें और सरकार इन आपत्तियों को यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी इन आपत्तियों का निस्तारण करेगी। मामले की अगली सुनवाई की तारीख डाली गई है 12 जुलाई। हम आपको एक साथ कुछ तस्वीरों के माध्यम से आज का हाल दिखाते हैं कि आज क्या हुआ। ये देखिए, जब मंत्री जी से पूछा गया तो एबीपी गंगा ने उनको बताया कि हाईकोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। उन्होंने क्या कहा वो आपको बाद में सुनवाएंगे। कई अभ्यर्थी भावुक हो गए जो काउंसलिंग के लिए पहुंच गए थे। देखिए, वाराणसी में काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे, कानपुर में काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे, सब मायूस। इटावा में भी यही हुआ। खबर सुनकर अभ्यर्थी मायूस। यह स्थिति थी आज पूरे दिन की। जब हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट ने स्टे की बात कही, भर्ती पर रोक लगाने की बात कही। 5 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आपके ही चैनल एबीपी गंगा ने यह खबर बेसिक शिक्षा मंत्री को दी और जब सारा मामला उनके सामने रखा तो उन्होंने जो कहा वो देखिए। हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 से 6 जून के लिए निर्धारित थी। आज काउंसलिंग शुरू भी हो चुकी थी। इस बीच अभी जानकारी ऐसी मिल रही है, लेकिन हमको अभी माननीय न्यायालय के आदेश की कोई कॉपी नहीं मिली है। हम न्यायालय के आदेश की कॉपी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे और फिर जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुरूप फिर आगे कार्रवाई करेंगे। सुनवाई होते समय निश्चित रूप से सरकार के वकील, विभाग के वकील अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने जब फैसला रिजर्व रखा था तो क्या निर्णय होने वाला है इसका तो कोई अंदाज़ा रहता नहीं है। तो इसलिए हम अपनी तैयारियां कर रहे थे। हमारी भर्ती प्रक्रिया का जो शेड्यूल हमने जारी किया था, हम उसके अनुसार काम कर रहे थे। अभी जैसा माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाएगा, हम उसका अध्ययन करेंगे, एक उस पर उच्च स्तरीय मीटिंग करके फिर आगे का निर्णय लेंगे। कुछ अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर आपत्ति थी। हमारे विभाग की जो विशेषज्ञ समिति थी वो उन प्रश्नों का जो उत्तर मान रही है। अभ्यर्थियों को उस पर आपत्ति थी कि नहीं, उसका उत्तर कुछ और है। ये जो अभी जो निर्णय की बात है वो उन मुद्दों को लेकर है। निर्णय की कॉपी एक बार सामने आ जाए, माननीय न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, क्या आदेश दिया है, उसके आधार पर फिर उसका अध्ययन करके निर्णय लेंगे। मंत्री जी की बात आपने सुन ली। अब आपको बहुत जल्दी से, इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, बहुत जल्दी से बता देते हैं कि अब तक हुआ क्या क्या इस सारे मामले में, ताकि आप समझ पाए कि ये मामला बार बार क्यों अटका है। ये देखिए, आप 1 दिसंबर 2018 को इसके लिए शासनादेश आया। 5 दिसंबर को शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति आ गई 2018 में। 6 जनवरी 2019 को अलग अलग जिलों में इसकी परीक्षा हुई। इसके अलावा 7 जनवरी 2019 को परीक्षा के बाद कट ऑफ बढ़ाया गया। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 150 में से 97 नंबर कट ऑफ किया गया। SC/ST के लिए 90 नंबर का कट ऑफ तय हुआ। इसको हाईकोर्ट पे चैलेंज कर दिया गया 7 जनवरी को। कई याचिकाएं पड़ी इसके खिलाफ और इस तरीके से अटकना शुरू हुआ ये मामला। 29 मार्च को कोर्ट ने न्यूनतम कट ऑफ 40 और 45% करने का आदेश दिया। फिर इसको राज्य सरकार ने चैलेंज किया, इसके खिलाफ विशेष अपील की। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, सरकार की बात को सही माना। 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए इसी लॉकडाउन के बीच में, और सरकार ने इस आदेश को पूरा करना शुरू कर दिया। भर्ती पर जो रोक लगाई थी वो हुई, लेकिन अब लखनऊ बेंच ने भर्ती पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। वजह, प्रश्न। आइए अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा जी, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे इस मामले में अभ्यर्थी जो पिटिशनर भी हैं, जो याचिकाकर्ता भी हैं, ऋषभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर, हमारे खास शो राजनीति में। सबसे पहले जो पिटिशनर है इस मामले के, ऋषभ मिश्रा, उनकी ही बात से शुरुआत करेंगे कि उनको किन प्रश्नों पर आपत्ति थी और जब वो पिटिशन लेके कोर्ट में गए तो हुआ क्या, या सरकार से जब उन्होंने कहा था तब क्या हुआ था। ऋषभ, किन प्रश्नों पर आपत्ति थी और क्या आपने सरकार को पहले बताया था
जो परीक्षा आयोग का कंडक्ट करा रहा था इस परीक्षा को, क्या आपने उनको बताया था कि ये प्रश्न जो है वो दिक्कत वाले हैं, जो उत्तर आप दे रहे हैं वो अलग हैं और सही उत्तर अलग है? ये जानकारी जी जी। ये जानकारी हमारे द्वारा जो भी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी वो माननीय परीक्षा नियामक प्राधिकरण को दर्ज कराई गई थी। और जिन प्रश्नों पे दर्ज कराई गई थी वो 4 प्रश्न थे, और उन प्रश्नों में मुख्यतः पहला प्रश्न प्रति आय से रिलेटेड था कि जो भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है। दूसरा प्रश्न था सामाजिक प्रेरक से रिलेटेड। तीसरा प्रश्न था आपका एक परिभाषा, एक डिफिनेशन दी हुई थी जिसमें राइटर के नेम बताने थे, कौन कौन से नाम है राइटर के। जो राइटर के नाम बताए गए उसमें से चारों राइटर के नाम जो भी थे वो गलत थे। अच्छा। और प्रश्न पत्र में जो राइटर के नेम शामिल किए गए वो गलत थे। अच्छा। चौथा प्रश्न जो था वो नाथ पंथ से रिलेटेड था। नाथ पंथ के जो संप्रदाय थे, नाथ संप्रदाय थे, उनसे रिलेटेड था। जी, नाथ संप्रदाय है ऋषभ। संप्रदाय से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। उसमें उनके प्रवर्तक पूछे जाए। जी जी बिल्कुल। उसमें जो प्रवर्तक थे वो श्री गोरखनाथ जी थे। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में प्रश्न था वो। उसमें इनके द्वारा मछेंद्र नाथ को माना जा रहा है। अच्छा। नहीं तो जब आपने ऋषभ, जब आपने ये आपत्ति ऋषभ भारत के ऋषभ जब ये आपत्ति आपने कब प्रस्तुत की और आपको जवाब क्या दिया गया? जी, जब जिस दिन आंसर की निकली थी सर्वप्रथम पहली आंसर की पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई, तो उन्होंने आपत्ति के समय मांगा था कि इतने से इतने टाइम तक आपत्तियां आपकी स्वीकार की जाएंगी। और हमने उन्हीं के वेबसाइट पर जो भी आपत्ति दर्ज कराने वाली वेबसाइट उन्होंने जारी की थी, उस वेबसाइट पे हमने निम्न प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करी जिन पर परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिन प्रश्नों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। मजबूरन होकर हमें उन प्रश्नों के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अच्छा। क्योंकि इन चीजों में 1, 2, 3 प्रश्न से 4 प्रश्न से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटक चुका था, जो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके थे इन्हीं 4 प्रश्नों के कारण। ढेर सारी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी पीएनपी पे, लेकिन उन पे कोई पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। अच्छा ठीक है। तो ऋषभ बाबा, हाईकोर्ट ने जो कहा है उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और मुझे अब आशा थी, पूर्णतः विश्वास भी था माननीय न्यायालय के ऊपर कि वो जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं इस आंसर की गए प्रकरण से उनके लिए रात भरी पल होगी, रात भरी खबर होगी। ठीक है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं ऋषभ। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और ये भर्ती भी इसी सरकार ने निकाली थी और बार बार दावा किया जा रहा था कि हम इस भर्ती को पूरा करेंगे, ये बहुत बड़ी भर्ती होगी, इससे बहुत बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। अवस्थी साहब, स्वागत है आपका। आपने देखिए ऋषभ मिश्रा की बात आपने सुनी। जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है और जो शायद कोर्ट को भी समझ में नहीं आई, शायद इसलिए उन्होंने स्टे भी किया, कि प्रश्न जो थे उनके उत्तर एनसीईआरटी किताबों में अलग थे, बेसिक शिक्षा परिषद अलग उत्तर उसका बताया जा रहा है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, वो कॉन्ट्रडिक्शन ब्लैक एंड व्हाइट में जाहिर था। और जब अभ्यर्थियों ने यह बताया परीक्षा कराने वाले आयोग को, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये जिम्मेदारी भरा रवैया मानते हैं क्या आप अवस्थी साहब? राजेंद्र जी, आ रहा हूं मिश्रा। ऋषभ आ रहा हूं मैं। ये प्रकरण अब आदरणीय उच्च न्यायालय के पास है और सरकार इस पर निर्णय लेगी कि वो उस पर जो है 2 बेंचों पे हम जाने का निर्णय शायद लेने जा रही है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। जी जी। इसलिए इसमें लीगल उस पर तो अभी कोई टिप्पणी करना का औचित नहीं बनता, क्योंकि जो है इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है अगर हमने कोई ऐसी टिप्पणी कर दी। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि हम तो 59,000 शिक्षकों को नौकरी देना चाह रहे हैं। हम उन स्कूल जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलती तो वो कम से कम हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों के, उनको शिक्षक मिल सकते। हम इसके पहले भी 55,000 भर्तियां शिक्षकों की कर चुके हैं। और ये सतत प्रक्रिया है कि जो भी निर्णय इस तरह की भर्तियों में होते हैं लोग कोर्ट चले जाते हैं। कहीं कोई शक नहीं कि आपने भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो बात है, जो तथ्य हैं वो हैं पब्लिक डोमेन में। सवाल यहां पर यह है कि सरकार की इस मंशा को कौन लोग थे आयोग में
जो पलीता लगाने पर लगे हुए थे। क्यों नहीं इन अभ्यर्थियों की बात पर, अगर कोई बात जेन्युइनली सामने आ रही है, किसी प्रश्न के उत्तर में कॉन्ट्रडिक्शन है जो दिख रहा है, तो उसको गंभीरता से वक्त रहते अगर लिया गया होता तो अटका नहीं होता ये मामला। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आज निर्णय दिया है, सरकार के पास गया है, सरकार उस पर विचार करेगी, उसमें क्या तथ्य है, किन बिंदुओं पर जो है आकर्षित किया गया है। निश्चित बात है कि इसमें जो है हम विचार करेंगे, हमें क्या करना है। ये थोड़ा सा अभी 1-2 दिन में चीजें क्लियर होंगी। आज की तारीख में मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी मंशा यही थी कि हम शिक्षकों को नौकरी मिल जाए और छात्रों को शिक्षक मिल जाए। हमने 1,00,000 कहीं से मंशा पर सवाल नहीं है अवस्थी जी, ना ना, मैं ये चर्चा आपकी मंशा पर सवाल मेरे ख्याल से कोई नहीं खड़ा करना चाह रहा है, ऋषभ भी नहीं खड़ा करना चाह रहे। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, क्या आपको मंशा पर सवाल खड़ा करना इस सारे मामले में? स्वागत आपका सुरेंद्र जी। राजेंद्र भाई, बड़ा पुराना शेर है कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है। ये इको बहुत हो रही है आवाज। चलिए मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, वो उसको करेक्ट करेगी आप, लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है सुरेंद्र भाई, आप बोलिए। तो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सारा खेल ही तो इनकी मंशा का है। आप इस चीज को समझिए। इस उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं, इतने अच्छे अधिकारी हैं, इतने योग्य और सक्षम अधिकारी हैं, उन्हें मालूम है कि बाबा मच्छिंद्र नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं या गुरु गोरखनाथ हैं। उन्हें पता है, अच्छे तरीके से पता है। बात समझिए, इस चीज को लेकर के अगर कोई भी शक और शुबा में है तो उत्तर प्रदेश में अधिकारी नहीं रह सकता इस वक्त। उसी गोरख गद्दी के पीठ के उत्तराधिकारी आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। अगर ये सवाल भी अगर कोई गलत करने की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर मंशा पर प्रश्न उठेंगे, सरकार की मंशा पर प्रश्न उठेंगे। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, सरकार लचर पैरवी करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की तरीके से जब जाटों का आरक्षण नहीं देना था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लचर पैरवी की थी। तो मेरा अपना बड़ा स्पष्ट है कि जो चीजें बिल्कुल ग्राह्य हैं, सबको मालूम है किसी का क्वेश्चन क्या है, उसके आंसर गलत रखना कहीं ना कहीं ये सरकार की एक लंबी साजिश का जरिया तो नहीं। इसकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर कई पेच खुलेंगे। नहीं तो आप राजपूत साहब ये कह रहे हैं कि ये अगर प्रश्न या उनके उत्तर या आंसर कीज में गलती है तो इसके लिए सरकार की मंशा जिम्मेदार है, हुक्मरानों की पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं आप उनको दोषी ठहरा रहे हैं? बिल्कुल। अगर एक रेल की दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री को दोषी ठहराया जाता है राजेंद्र भाई, उस रेल के ड्राइवर को नहीं दोषी। रेल का ड्राइवर तो बेचारा सजा पा ही जाता है। अच्छा ये बताइए सुरेंद्र भाई कि अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार, सुरेंद्र भाई मुझे व्यवहारिक सत्य बताइए, दोषी है। सुरेंद्र भाई एक व्यवहारिक सत्य बताइए, क्या मंत्री जी ने खुद जाकर वो आंसर की चेक की होंगी जिन पर आपत्ति की है ऋषभ मिश्रा जैसे लोगों ने? राजेंद्र भाई, ये जो सरकार होती है बड़ी ताकत होती है इसमें। याद रखिए, इन्हें आंसर शीट चेक करने की जरूरत नहीं होती है, इन्हें इशारा करने की जरूरत होती है। और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इनकी आंख का इशारा समझते हैं, वही पदों पर रहते हैं और वो आंख के इशारे को समझते हैं और उस आंख के इशारे को उस जगह पर ले जाते हैं जिस जगह पर वो कॉपियां चेक हो रही होती हैं। बात आप समझिए, ये बड़ी गजब की ब्यूरोक्रेसी का बड़ा गजब खेल है। वो चाहते हैं कि मेरे पॉलिटिकल बॉसेस, पॉलिटिकल मास्टर्स इस चीज को चाहते हैं या नहीं चाहते। अच्छा। आप मुझे एक बात बता दीजिए राजन जी, तो आप ही बता दीजिए, क्या कोई उत्तर प्रदेश का सरकारी अधिकारी या भाजपा का कार्यकर्ता को कोई संशय है कि क्या नाम ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? किसी को भी कोई संशय हो तो मुझे बता दीजिए, अगर वो अगले दिन से उत्तर प्रदेश में रह जाए तो। तो जब इस क्वेश्चन का आंसर, ये बात आपकी मानने लायक आंसर जो है अगर गलत आ रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर भी प्रश्न उठेंगे, भाजपा की भी मंशा पर प्रश्न उठेंगे। और अगर ये आंसर गलत दिया जा रहा है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देखना होगा कि जब उनके संप्रदाय की, हमारे संप्रदाय की बात को गलत किया जा रहा है तो ये लोग क्या क्या गलत कर सकते हैं। ये ठीक बात है, ये आपकी ये गलती, ये तो ब्लंडर है। अगर ऐसा हुआ तो ये ब्लंडर है जो फिलहाल अभी प्राइमा फेसी दिख भी रहा है। ये साजिश है, साजिश है।
आप इसको साजिश कह रहे हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। साजिश है। जी, मैं आलोक अवस्थी जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। और ऋषभ भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वकील साहब हमारे साथ वकील साहब भी जुड़े हुए हैं। ना एक सेकंड, वकील साहब हमारे साथ हैं, आप सीनियर लॉयर हैं, एलपी मिश्रा साहब। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे तकनीकी पेश समझना चाहूंगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने धन्यवाद एक भर्ती को क्लियर किया सर, और सरकार ने कहा ठीक है हम आदेश को मानते हैं। फिर कुछ अभ्यर्थी पहुंचे, कई पिटीशंस गई, उन्होंने कहा यह सवाल और इसका उत्तर जो बताया जा रहा है वो है ही नहीं, तो इसको इधर उधर किया जाए और यह भर्ती फिलहाल रोकी जाए। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? राजेंद्र जी ऐसा है कि जो मामला न्यायालय में लंबित है उस पे बहुत ज्यादा न तो राजनीतिक टिप्पणी करनी चाहिए और ना ही सरकार की मंशा पे कोई शंका उठाई जानी चाहिए। जी, न्यायालय का देखिए 3 चीजें होती हैं। कार्य होता है, कार्य करने की मंशा होती है और कार्य करने का तरीका होता है। जी, तो न्यायालय का संबंध केवल कार्य करने के तरीके से हुआ करता है। उस तरीके में जो प्रोसीजर बनाया जाता है उसमें जब कोई त्रुटि होती है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करता है, क्योंकि उस गलत तरीके के अपनाने से या उस जो तरीका जो दिशा निर्देश दिए गए हैं किसी कार्य को करने के लिए, उन दिशा निर्देशों के अतिरिक्त अगर उनको ताक पर किनार रख करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो फिर उसमें बहुत लोगों के जो है वो संवैधानिक अधिकारों का हनन होने की संभावना रहती है और हनन हो सकता है। अच्छा, ऐसे में न्यायालय का हस्तक्षेप होता है। आपने एक बहुत अच्छी चीज रिफर की है कि डिवीजन बेंच ने कहा कि इसमें जो है वो प्रक्रिया की जाए, लेकिन हमको पता नहीं है, शासन को मालूम है, अच्छी तरह से ज्ञात है कि उस डिवीजन बेंच के निर्णय के विरुद्ध अनेकों विशेष अनुज्ञाएं, स्पेशल लीव टू अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक, मैं आपको दिनांक बता रहा हूं, द्वारा यह निर्देशित किया, ये आदेश है संभवतः अभी मई का ही है जी, जी। और इसके पहले का है, ये निर्देशित किया कि बहुत डिटेल में ऑर्डर है। शिक्षा मित्र लोग गए थे और उनको जो पहले आनंद कुमार का केस था उस पे रिलाई करके जी, 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 बिल्कुल ठीक कर बात रहे है। हैं, जो यहाँ बहस हम लोगों ने की थी शिक्षा मित्रों की तरफ से। तो उसमें लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, मैं पढ़ दूं आपको। पेंडिंग नोटिस द सर्विसेज ऑफ ऑल शिक्षा मित्राज, ऑल शिक्षा मित्राज हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट, माने उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मित्र टीचर के रूप में काम कर रहे हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब न किया जाए और उनसे जो इतर अतिरिक्त जो पद हैं उन पे जो है वो नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन 69,000 वैकेंसीज हैं और 1 लाख कुछ शिक्षा मित्र कर रहे हैं। पहली बात तो हमारी समझ में ये नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किस तरह से ये जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं कि जब 1 लाख से अधिक जो है शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं उन पदों पर जो कि सहायक अध्यापक के पद हैं बेसिक स्कूल्स में, और 69,000 ही वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज की गई हैं, तो उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे ये क्यों बढ़ा रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये तो आपने बहुत मौलिक सवाल खड़ा कर दिया जो है मिश्रा जी, तो आपने बहुत मौलिक सवाल खड़ा कर दिया। आपने तो पूरी प्रक्रिया कोई सवाल तो उच्चतम न्यायालय की पहली बात तो ये ये सिलेक्शन की प्रोसेस लेकर के उन नियुक्ति कहा है, ये कह सकते हैं कि हमने अभी नियुक्ति नहीं की है, लेकिन ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई तारीख हियरिंग के लिए लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इतर पदों पर नियुक्ति करें, तो वो पद जो है वो शिक्षा मित्रों द्वारा जो है वो धारित किए जा रहे हैं जिनके विरुद्ध वो काम कर रहे हैं। आपकी बात से सर मिश्रा जी, तो चूंकि समय कम है, टीवी में सर समय थोड़ा कम होता है, थोड़ा समराइज करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे गड्ढमड्ढ हो गई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत चीजें गड्ढबड्ढ कर दी गई हैं, क्यों की गई हैं ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन जहां तक सवाल ये है कि मंशा का यहाँ प्रश्न नहीं है, मंशा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 1983 के मुझे आपकी बात आ गई मिश्रा साहब, आपकी बात आ गई, मेरे ख्याल से सबने सुन लिया।
आपने सबने सुन लिया आपकी बात। हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, जियालाल जी। सर समय का बहुत अभाव है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूं, मुझे जियालाल जी की बात भी सुननी है। जियालाल जी, कुछ कहना है आपको जो आज हाईकोर्ट ने स्टे किया 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को? जी, हमको यही कहना है इस विषय पर, ये शिक्षक भर्ती जो निरस्त हुई है, ये तो पूरे देश में शिक्षकों की दिक्कत है। जो आज हमारे नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उसके बाद भी अब हाई कोर्ट ने कैसे क्या कर दिया, सरकार की क्या मंशा है, इससे बहुत बड़ा जो है ये तबके को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस पे रोक लगना, समझ लीजिए पिछड़ों, दलितों, असहाय आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो रहा है ये रोक कर। अच्छा, शिक्षा जो कि मूलभूत जरूरी शिक्षा मिले, समाज में हर वर्ग को शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन ये प्रतिबंध से ये लगता है कि ये सरकार जो है कि जानबूझकर, या ये हाई कोर्ट पर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ ये रोक लगाकर। अच्छा, ठीक है। आलोक अवस्थी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, रेस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? अवस्थी जी, देखिए, मैं साफ साफ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मामला कोर्ट में सब जुडिस है उसकी चर्चा हम आज यहाँ नहीं कर सकते। कोर्ट का निर्णय आज हमें मिल गया है, अगर हम उस पे जो है नहीं, लेकिन कोर्ट में जो मामला गया है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। अवस्थी जी, जो मामला कोर्ट के सामने है वो मामला क्या है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए हम लोग को ये समझना जरूरी है कि कोर्ट ने आखिर स्टे क्यों किया। कोर्ट का सम्मान कहां से चैलेंज में है? देखिए, कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है उसकी एक समिति बनती है, जिस तरीके से ये नौकरियां निकाली जाती हैं वो एक कमेटी निर्णय करती है, उसमें कोई एक व्यक्तिगत कोई अध्यापक निर्णय नहीं करता है। हम उस पर देखेंगे। उसमें अभी मैं जल्दबाजी इसलिए क्योंकि आज ही निर्णय हुआ है, शाम तक तो उसकी कॉपी नहीं मिल पाई थी। अच्छा, कॉपी मिलते ही जो है सरकार उस पर बात करेगी। लेकिन मैं दो बातें और तथ्य रखना चाहता हूँ जल्दी से, कि जिस तरीके से पिछली सरकारों ने तो नौकरियां एक भी नहीं रखी थी। अच्छा, खाली भाई भतीजावाद और पैसे लेकर के और क्षेत्र के हिसाब से नौकरियां दी जा रही थी। आपको मालूम है कि सारे भर्ती बोर्ड हाई कोर्ट ने भंग कर दिए थे। अरे वही सब फिर से रिपीट होने लग गया है। अवस्थी जी, सीबीआई की इंक्वायरी हर मामला कोर्ट में फंस जाता है यहाँ भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतना ही था, माफी अगर बहुत सारे लोग कुछ कहना चाहते हो और कहना चाहते ही थे, लेकिन समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मामला फिर से एक बार कोर्ट की चौखट पर है, 12 जुलाई तारीख है। इस बीच में जो कुछ भी होगा हमारी नज़र उस पर है, लेकिन जाहिर सी बात है आज का जो स्टे है वो बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों के लिए झटका है। इसमें और भी बहुत सारे पेच हैं, कुछ और भी पिटीशंस खबर मिल रही है कि आगे दाखिल हो सकती हैं इसी मामले से जुड़ी हुई। फिलहाल आज राजनीति देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं। नींबू पानी लेगा?